एशिया की बुलंदतरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पहले किसी साल भी इस मौसम में बर्फबारी नहीं हुई। सख्त सर्दी में भी कभी ना इतने तोदे गिरते थे, न ही इस कदर लैंडस्लाइडिंग होती थी। मनांग में पिछले साल जो बारिश हुई उसका तसव्वुर नहीं था। मेरे दादा ने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। 7 से 8 दिन तक मुसलसल ऊपरी वादियों में बर्फ गिरती रही और नशेबी इलाकों में बारिश। शदीद सर्दी की वजह से कई मादा याक और उनके बच्चे मर गए। अब बहुत तपिश हो रही है, मौसम और शदीद हो गया है, इंतहाई गर्म होता है, तेज हवाएं चलती हैं, पहाड़ों पर कोई बर्फ नहीं है। क्या सूरज करीब आ गया है? बहुत पुरानी बात है। एक शिकारी तीर कमान थामे एक हिरन के पीछे पीछे नार पहुंचा। वो हिरन के शिकार में नाकाम रहा तो वो यहीं रुक गया। तब से इस गांव का नाम नार पड़ गया। मेरा नाम सोना मंजू है। मैं नार गांव में ही पैदा हुआ और तब से ही यहीं रह रहा हूँ। नार में 80 या 85 मकान होंगे। माना कि गांव खूबसूरत है मगर एक खतरनाक जगह पर है। नार में ज़लज़ले आते हैं, बर्फ के तोले गिरते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है। लोगों ने मकान बनाने का तरीका बदल लिया है। पहले आपको किसी भी मकान में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां चढ़कर छत पर उतरना पड़ता था। इससे मकान गर्म रहते थे क्योंकि पहले 6 से 7 फुट तक बर्फ गिरती थी। याक सफ़ेद, भूरे या काले होते हैं। इनकी रंगत इनके ऊन के रंग पर मुनहसर है। ताकतवर याकों के नोकीले सींग होते हैं और ऊन घना होता है। कमज़ोर याकों के सींग छोटे होते हैं और ऊन हल्का होता है। मेरा नाम रगीतर पुरवा है।
मैंने 15 साल की उम्र से ये काम शुरू किया और मैं आज तक एक चरवाहा हूं। याक इंसानों से ज्यादा तेज होते हैं। ये कैसे अपना रास्ता बना लेते हैं, ये देखकर हंसी आती है। हमें सिर्फ इन्हें देखना होता है, इसीलिए मुझे ये काम पसंद है। नर याक लगातार 3 से 4 दिन तक, बल्कि हफ्ते तक आपस में लड़ते हैं। अब बस ये एक दिन ही लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब इनमें जोर बाकी नहीं बचा। ये खासे खुद मुख्तार हैं। इन्हें पता चल जाता है कि बेहतरीन चरागाह किधर है। इनकी पसंदीदा घास का नाम है तगारची, नीले फूलों वाली, और रंगची। दोनों ही गांव के करीब उगती हैं। हम कोरो नामी गंदम के साथ साथ इनकी कटाई भी कर लेते हैं। जब ये यारसा गम्बा खाते थे तो और ताकतवर हो जाते थे। वो इनकी खुराक का अहम जुज़ था। आजकल यरसा गंबा के हुसूल के लिए कई लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। कभी ये पहाड़ मुकद्दस मकामात माने जाते थे। अपनी खालिस तरीन हालत में किसी को भी पहाड़ों में बुलंदी तक जाने की इजाजत नहीं थी, और अब लोग महज लालच की वजह से पहाड़ों पर चढ़ते हैं। मैं 51 बरस का हो गया हूं। मेरा नाम पसांग चीपा लामा है। मुझे ये काम करते हुए अब तक 30 साल हो चुके हैं। हम याक से मिलने वाली हर शय इस्तेमाल करते हैं। दूध, मक्खन, ऊन, हत्ता के उनकी खाद भी। कुछ जाया नहीं जाता। हम याकों के सींग बजाते हैं ताकि उन्हें चरागाहों में बुला सकें। नार के गांव में ये तकरीब हर साल फसलों की काश्त के बाद मनाई जाती है। मॉन्क्स अलग अलग 3 इबादत गाहों में मुकद्दस किताबें पढ़ेंगे। ये त्यौहार हमारे गांव, यहाँ के निबातात और हैवानियात की हिफाजत करता है।
अपने याकों को ढूंढते हुए कई चरवाहे तोदे की जद में आके हलाक हुए। मैं भी मरते मरते बचा। वहां मौजूद मेरे 9 में से 3 दोस्त मेरी आंखों के सामने धंस गए। ये पिछले साल देवराली डांडा नामी जगह पर हुआ था। हम अपने याकों को रो रहे थे कि हमारे दोस्त भी मारे गए। याक मौसम के साथ साथ हिजरत करते हैं। गर्मियों में नशेबी वादियों में चले जाते हैं और सर्दियों में बालाई तरफ। बर्फ में ये हमसे कई गुना बेहतर तरीके से रह सकते हैं। सर्दी कई चरवाहों की जान लेती है, मगर अक्सर याकों को कुछ नहीं होता। याक अक्सर पहाड़ों से गिरकर मरते हैं, या तोदों से, या फिर बर्फानी तेंदुओं के हाथों। कुछ दिन कबल 3 याक पहाड़ी से गिरकर मर गए, वो इस तरफ। पिछले साल के इस हिस्से में कभी बर्फ नहीं गिरती थी। चट्टानों या तोदों के गिरने के इतने ज्यादा वाकयात नहीं होते थे। आजकल बर्फानी तोदों के गिरने के दौरान इतना शोर नहीं होता। पहले आवाजें हमें चौकन्ना कर देती थी कि भागकर छुपकर जान बचा लें। आखिरकार हम याकों के बाड़ों तक पहुंच गए। हमारे दोस्त चरवाहे अंदर हैं। एक बार हम वहां चले जाएं तो वहां की सूरत हाल का पता चल जाएगा। ये बाड़ा यहाँ तकरीबन 2000 साल से है। ये हमारे आबाओ अजदाद के इस्तेमाल में भी रहा है। हम 9 महीने इन बाड़ों में रहते हैं और 3 महीने गांव में। चरवाहों के लिए सर्दियाँ दुश्वार होती हैं, मगर ये हमारा घर है, हमारे घरों से दूर। सबसे ज़्यादा जो शय परेशान करती है वो है बर्फानी तेंदुआ।
अफजाइश नस्ल के मौसम में ये तकरीबन याकों के बहुत सारे बच्चे खा जाते हैं। हमारे वापस आने तक याकों के आधे ही बच्चे जिंदा होते हैं। पहले बर्फानी तेंदुए इतने ज्यादा नहीं थे, नहीं इतने याक मार के जाते थे। हमारे अजदाद नार के हिरनों और बर्फानी तेंदुओं का शिकार करते थे। अन्नापूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट किसी को यहाँ शिकार करने की इजाजत नहीं देता। यही वजह है कि यहाँ इस बुलंदी पर 50 से 60 बर्फानी तेंदुए मौजूद हैं। जब हमारे याक मारे जाते हैं तो हमें इनका हर्जाना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दस 15 साल पहले हमारे खानदान के पास कोई 60-70 के करीब याक थे। सितंबर और अक्टूबर में बर्फानी तूफान ने तकरीबन सभी को मार दिया। सिर्फ 12 याक बचे थे। इन याकों को मेरे भाइयों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने आज तक याकों को पालने का काम जारी रखा हुआ है। मैंने याक पालना छोड़ दिया है। मैं अब अपने होटल के कारोबार पर तवज्जो दे रहा हूं। मैंने शदीद मौसमी सूरत हाल से तंग आकर काम छोड़ दिया, जो इसे बहुत ही मुश्किल बना रही थी। आजकल ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को नशेबी वादियों के शहरों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। एक बार उन्हें शहर की हवा लग जाए तो फिर वो गांव का रुख नहीं करना चाहते। वो शहर में ही रिहाइश करना चाहते हैं और गांव की दुश्वार जिंदगी में लौटना नहीं चाहते। ये पुराने लोग चल बसे तो याक पालने का ये काम खत्म हो सकता है। मुझे नहीं मालूम मैं कितने दिन और अपने याकों का ध्यान रख पाऊंगा। मैं अपने खानदान में वाहिद हूं जो उन्हें पाल रहा है। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में मगन हैं। वो मनांग के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी गांव मीटा में अपना होटल चलाती है। अपने याकों की देखभाल के लिए सिर्फ मैं और मेरी बीवी रह गए हैं। मैं अपने याक बेच दूंगा, अच्छे दाम मिलने की देर है। नहीं तो मेरे मरने के बाद ये अपनी मौत आप मर जाएंगे।
इस रखवाली से हम कुछ ज्यादा नहीं कमाते। तो हमें गांव में खेती बाड़ी भी करना पड़ती है। चरवाहे की जिंदगी बहुत मुश्किल है, मगर कोई मुतबादिल नहीं है। हमने गडरिया बनकर जिंदगी गुजारी जो अब खत्म होने वाली है। ये एक मुश्किल जिंदगी है। हम रोते हैं, हंसते हैं, मगर जुड़कर रहते हैं। हमारे तो अपने बच्चे भी हमें नहीं समझते। ये है एक चरवाहे की जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त, और बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त की ये जो दस्तावेज़ी फ़िल्म थी ये चरवाहों से मुतल्लिक थी, और वो चरवाहे हैं जो नेपाल के गांव नार से ताल्लुक़ रखते हैं। और चरवाहे जो हैं उनकी ज़िंदगियों पर ये माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह असरअंदाज़ हो रही हैं, और ओवरऑल उस पूरे ख़ित्ते पर किस तरह असरअंदाज़ हो रही हैं, और किस तरीके से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये दस्तावेज़ी फ़िल्म जो है ये उसी तरफ इशारा कर रही थी। इसकी जो डायरेक्टर हैं अस्मिता, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, और इसकी जो एडिटर हैं सुस्तिका लिंबू, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अस्मिता, और बहुत शुक्रिया आपका सुस्तिका लिंबू। सबसे पहले अस्मिता आपसे सवाल पूछूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में एक करैक्टर जो है वो कहता है कि अगर हम गुज़श्ता सालों को देखें, गुज़श्ता बरसों को देखें, तो इसमें जो एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स हैं उनमें इजाफा हो गया है। और इसके अलावा वो ये कहता है दर्जा हरारत के हवाले से कि दर्जा हरारत इतना बढ़ गया है, तो क्या वो तंज़िया कहता है कि क्या सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला कम हो गया। अब शुक्र है, हम जानते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला तो कम नहीं हुआ अस्मिता, लेकिन फिर वो क्या वजूहात हैं, वो क्या अवामिल हैं जो कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह बन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मौसमियाती तब्दीली की साइंसी वजूहात, एदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ क्या हैं। मुझे लगता है मौसमियाती तब्दीली एक बातदरीज होने वाला नागुज़ीर अमल है। ये इर्तिक़ा के एक मरहले के तौर पर कभी न कभी होगा, लेकिन होने की कोई वजह होगी। जैसा कि आप कुछ अवामिल को जानते हैं कि जिनसे हम इसे बढ़ा रहे हैं, हम इसके अमल को तेज कर रहे हैं। हमेशा हिमालय जैसी इंतहाई जगहों पर या साहिलों पर कदरो वाज़ेह तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं। हम महसूस कर सकते हैं या हम इसके असरात को कदरे बढ़ते हुए बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। सुस्तिका, जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से जो हिजरत होती है, यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ या माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो अफराद, जो नेटिव्स, जो लोकल जो हैं मकामी अफराद, वो हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो दस्तावेज़ी फिल्म हमने देखी है, डेफिनेटली बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं इसमें नज़र आ रही हैं मौसमियाती। तो क्या इन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में हिजरत भी है जो है वो आपने ऑब्ज़र्व किया है, उसका मुशाहिदा किया है नेपाल में, और स्पेशली जो हाईलैंड्स हैं, जो बुलंदियाँ हैं, जो बुलंदियों पर जो गाँव हैं उनमें? मौसमियाती तब्दीली के असरात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। बात अब बहुत बिगड़ गई है। इंसान हमेशा से जब एक मस्कन के वसाइल ख़त्म कर देता है तो कहीं और नकल मकानी करता है, तो यही हो रहा है। हालांकि अपनी आबाई जगह छोड़ना आसान नहीं, मगर लोग मजबूर हो जाते हैं जब कहीं ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात का हसूल मुमकिन ना रहे। डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा है कि जो एक पैटर्न है आर्किटेक्चर का, जिस तरह लोग घर बनाते थे, इवन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तो वो सदियों से एक ही आर्किटेक्चर रहा है, एक ही तरह से वो घर बनाते थे। कैसे उन्होंने मौसम से अपने आप को बचाना है, मौसम की जो शिद्दत है उससे अपने आप को बचाना है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से हमने देखा है कि ये इस चीज़ में आर्किटेक्चर में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सो ये आर्किटेक्चर में जो तब्दीली है ये भी
निशानदेही करती है कि वो जो सदियों से जो एक पैटर्न हम देख रहे थे उसमें अगर तब्दीली आर्किटेक्चर में आ रही है तो वह ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं या माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में आ रही है। सो ये आप बताइए कि उनके कल्चर पे और उनके आर्किटेक्चर पे किस कदर तब्दीली जो है वो आपने नोट की है। जाहिर है तब्दीली रोनुमा हुई है, मगर जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक बतदरीज होने वाला अमल है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ है, बल्कि कुछ दूसरे अवामिल को भी शामिल करना चाहिए। एक वजह तो मुआशी सूरत हाल है जो इस हिजरत का बाइस बनती है, जिसकी आप बात कर रहे थे। नकल मकानी की वजह मौसमियाती तब्दीली ही नहीं बल्कि मुआशी मसाइल की वजह से भी हिजरत की जा सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये रुझान बढ़ रहा है और तेज हो रहा है। नेपाल के कुछ मुकामात जैसे मोजटोंग में एक जगह ढे कहलाती है, वहाँ पानी न होने के बराबर है और पानी के ज़खायर में कमी आ रही है। एक छोटा सा गांव है जो नेपाल के शुमाल मगरिबी इलाके में है, अक्सन गांव के बहुत नज़दीक, जहां हमने ये डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। ये सारा गांव हिजरत कर गया। 30-35 घर थे, सब मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, सिर्फ पानी ना होने की वजह से। पानी के ज़खायर 10-15 साल में ही ख़त्म हो गए। यकीनन एक वजह मौसमियाती तब्दीली भी है। नेपाल के कई इलाकों में मौसमियाती तब्दीली की वजह से नकल मकानी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल का हिमालय का इलाका और शुमाली इलाका जो गुमनाम है, जैसा मैंने कहा था। आर्किटेक्चर की बात करें तो जिस इलाके की बर्फबारी के बारे में वो बात कर रहा था, नार गांव, जहां डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि बालाई हिमालय के सारे गांव या बालाई नेपाल के सब गांव में ये ढलानें बनाई जाती हैं, बल्कि ढलान नहीं, सीधी हमवार सतह, और अक्सर घर की छत पर सीढ़ियां उतर रही होती हैं। अब आपने कहा कि बर्फबारी में कमी आ रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर ये कहा जाए तो ये साइंसी बुनियाद पर गलत होगा। मैं कहूंगी कि ये कम नहीं हुई बल्कि बर्फबारी की पेशनगोई नहीं की जा सकती। मैं तो कहूंगी कि पहले मुमकिना मौसमियाती पेशनगोइयों के पेश नज़र आर्किटेक्चर बनाया जाता था। हर साल मुतवक्का मौसमों के पेश नज़र घर बनाए जाते थे। अब चूंकि मौसम का कुछ पता नहीं, तो बस गाँव के आर्किटेक्चर में ज़बरदस्ती की तब्दीलियाँ की गई हैं। बरादरियों में इजाफा हो रहा है और आबादी बढ़ने के साथ साथ घटती भी जा रही हैं, यानी बहुत सारे अवामिल हैं। सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं है। अगर हिसाब लगाया जाए तो आर्किटेक्चर की तब्दीली, आबादी में कमी और नकल मकानी के पीछे दूसरे अवामिल भी हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मुआशी और इक्तिसादी अवामिल। मगर मौसमियाती तब्दीली यकीनन इसे और बढ़ाती है, क्योंकि वो इनकी ज़िंदगियों को और भी मुश्किल बनाती है। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया अस्मिता और बहुत शुक्रिया सुस्ती का, आपने हमें ज्वाइन किया। जहाँ तक माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों का ताल्लुक़ है, उस हवाले से ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे लिए तंबीह है, हमें इंतबाह कर रही है कि जो चीज़ें, जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है क्लाइमेट चेंज का, वो जो ग्रेजुअल प्रोसेस है उसकी जो रेट है उसमें अब बहुत इजाफा हो गया है। और उसके हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एवलांचेस हैं, उसमें फ्लैश फ्लड्स हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमें बता रही हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जो रेट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत तेज़ हो गई है और हमारे पास वक्त जो है वो कम है। और हमारे पास जो चैलेंज है मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का, वो हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से हमें नबर्द आज़मा होना है अपनी अगले आने वाली नस्लों के लिए। देखते रहिए बामे अर्ज़ की पासगश्त। जिन्दगानी उकाली ओराली मरेपछि ढुङ्गैको देउराली हावा सरारा नाङ्गेको डाँडैमा हावा सरारा